नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कि अभी तक सीईटी के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे वो 10+2 लेवल का था या ग्रेजुएशन लेवल का था, तो अभी 2024 तक जितनी भी सीईटी की परीक्षाएं हुई हैं उन सभी के प्रश्नों का यहाँ पर कंप्यूटर के सभी प्रश्नों का यहाँ पर संकलन लेकर आया हूँ। और ये आगामी जो सीईटी की 10+2 की परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। और भी जो एग्जामिनेशन आने वाले हैं जहाँ पर कंप्यूटर का विषय होता है वहाँ पर भी ये सीरीज बहुत यूजफुल होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तो जो पहला प्रश्न है कि स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो घटते क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो सबसे बड़ी यूनिट की बात करें इन सभी ऑप्शन में, तो यहाँ पर मेगाबाइट हो गई, फिर किलोबाइट आ जाएगी, फिर बाइट आ जाएगी और यहाँ पर निबल आ जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, एमबी केबी बाइट और निबल। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यूनिट्स को। तो 1 बिट की बात करें तो ये बाइनरी डिजिट होता है, और 8 बिट्स की बात करें तो उसके अंदर 1 बाइट बनते हैं। और यहाँ पर निबल है तो 4 बिट जब मिल जाते हैं, 4 बिट जब मिल जाते हैं तब वहाँ पर एक निबल बनता है, तो 1 निबल बन जाता है। तो एक निबल के अंदर कितने होते हैं, 4 बिट होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 1024 बाइट है तो उससे 1 किलोबाइट हो गया, 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद जो अगली है 1 गीगाबाइट हो जाते हैं, फिर 1 टेराबाइट हो जाते हैं, और फिर उसके बाद 1 पेटाबाइट, 1 एक्साबाइट, 1 जीटाबाइट, 1 योटोबाइट, 1 ब्रोंटोबाइट, और सबसे बड़ी जो यूनिट अभी तक जो हम लेकर चल रहे हैं उसके अंदर जियो बाइट आपको याद रखनी है कि जो सबसे आखिरी में है वो जियो बाइट हो जाएगी। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि परम इज अ सीरीज, यहाँ पर एक श्रृंखला है जिसे सीडेक सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया है। तो ये एक सुपर कंप्यूटर है जिसको सीडेक पुणे द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये एक सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो परम 8000 है ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जो कि 1990 में बनाया गया था। और इसको जो बनाया गया था वो सीडेक में बनाया गया। तो सीडेक का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में स्थित है। ज्यादातर भारत में सुपर कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो यहीं पर होता है, सीडेक पुणे के अंदर। उसके बाद जो परम है इसका मतलब होता है सुप्रीम, और ये एक संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ से परम के अंदर से पी ए आर का मतलब हो गया पैरेलल, यहाँ से पैरेलल हो गया, और एम का मतलब हो गया मशीन, पैरेलल मशीन। तो अगर हमसे कोई परम का फुल फॉर्म पूछे तो हम ये भी बता सकते हैं कि परम मीन्स पैरेलल मशीन। इसके बाद इंडिया प्रेजेंट लार्जेस्ट एच पी सी ए आई सुपर कंप्यूटर इज परम सिद्धि ए आई। तो यहाँ पर जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर है, वो परम सिद्धि एआई, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी तक है वो यूएसए का फ्रंटियर है, और जापान का जो फुजुकी है वो सेकंड नंबर पर है। तो बट अभी वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर किसके पास है, तो आपको इसके लिए चाइना ध्यान में रखना है। और अभी भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है 2023 तक वो एरावत सुपर कंप्यूटर है, अभी तक का सबसे फास्टेस्ट। और आपको परम रुद्र भी ध्यान रखना है, ये न्यूएस्ट सुपर कंप्यूटर है परम रुद्र करके, जो कि इंडिया का नया सुपर कंप्यूटर है। ये आने वाले दिनों की परीक्षा में कभी भी पूछा सकता है, परम रुद्र। उसके बाद इसकी जो सुपर कंप्यूटर को जो मेजरमेंट किया जाता है इसकी स्पीड को, तो वो फ्लॉप्स में मापा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर फ्लॉप्स, और फ्लॉप्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। उसके अलावा अगर सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो ऑप्शन में अगर क्रे 1 है तो क्रे 1 टिक करना है आपको, और क्रे 1 नहीं है तो सीडीसी मिल जाएगा 6600। इन दोनों में से जो भी आपको मिल जाए वो आपको टिक कर देना है। तो क्रे 1 और सीडीसी 6600 आप पहले सुपर कंप्यूटर के लिए टिक कर देंगे, और इसको सैमुअल क्रे ने बनाया था। उसके बाद जो प्रत्यूष है वो इंडिया का फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो है टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भेजता है। तो यहाँ पर जो टेलीफोन होता है उसमें हम बात करते हैं, तो उस पर बात करने के बाद वो जो है विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, माउथ पीस का यूज करते हैं, माउथ पीस, जिससे वो सिग्नल है वो कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में बदल जाता है। तो उसके लिए हम माउथ पीस यूज करते हैं। टेलीफोन, संगीत वाद्य उपकरण आदि का वह भाग जो मुंह या मुंह के निकट रखा जाता है बोलने बजाने आदि के लिए मौखिक माउथ पीस होता है। तो ये माउथ पीस क्या करता है, टेलीफोन प्रोड्यूसेस अ मैकेनिकल वेरिएशंस इन द कार्बन माइक्रोफोन। तो यहाँ पर ये माइक्रोफोन ही होता है एक तरीके से, जो कि हमारी आवाज को ग्रहण करता है और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो है
कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम मोड नहीं है। इनमें से सोशल मीडिया का माध्यम मोड नहीं है, तो यहाँ पर ट्विटर हो जाता है सोशल मीडिया में। ट्विटर आप सभी जानते हैं। ब्लॉगिंग हो गया, नेट पर इंटरनेट पर वो ब्लॉगिंग अपना लिखना। उसके बाद फेसबुक भी है सोशल मीडिया। यहाँ पर जो है वो ब्रॉडबैंड नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रॉडबैंड। ये सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है। तो ब्रॉडबैंड बेसिकली क्या होता है, ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें जरूरत पड़ती है इसकी, जो कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसी और बैंड्स को ट्रांसमिट करता है, डेटा, वॉइस एंड वीडियो को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पर ब्रॉडबैंड एक तरीके का हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है जो हमें प्रोवाइड होता है, जहाँ पर हम डेटा, वॉइस और वीडियो को ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत दूरी तक। अब यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो पॉपुलर हैं। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, एक्स, ट्विटर हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, रेडिट हो गया, लिंक्डइन हो गया, थ्रेड्स हो गया और ब्लॉगिंग हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वायरसेस वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी। वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी जनरेशन में इस्तेमाल की गई थी और मैग्नेटिक ड्रम ऑफ मेमोरी कौन सी पीढ़ी में इस्तेमाल की गई थी। तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब पहली पीढ़ी हो जाएगी। पहली पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। तो इस पर भी प्रश्न बन जाता है पहली, दूसरी, तीसरी। तो आपको इसके लिए अब ये ध्यान में रखना है कि ये जनरेशन मतलब कौन से साल में कौन सी जनरेशन आई थी। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो उसके लिए 1942 से 1959 यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स और पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था। उसके बाद जो कंप्यूटर हैं वो यहाँ पर इनिक, एडवेक और IBM यहाँ पर 701 यहाँ पर आपको याद रखना है। सेकंड जनरेशन है उसका जो समय है वो 1959 से 1965 तक आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स और मैग्नेटिक टेप्स का यूज होना इस्तेमाल हो गया था। और इसके अंदर जो पॉपुलर कंप्यूटर है उसके अंदर हनीवेल 400, CDC 1604, IBM 73030 आ जाएंगे। थर्ड जनरेशन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है थर्ड जनरेशन में क्या यूज करते हैं। तो थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थे। उसके बाद यहाँ पर लार्ज कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स भी आ गई थी यहाँ पर, जिसके अंदर IBM 360 370 यहाँ पर पॉपुलर है। CDC 6700 है यहाँ पर। PDP यहाँ पर 8x11 है। फोर्थ जनरेशन के लिए आपको ध्यान में रखना है उसका जो समय है वो 1975 से 1988 है। यहाँ पर ICs विद VLSI टेक्नोलॉजी आ गया। VLSI का मतलब यहाँ पर हो गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम्स में, VLSI टेक्नोलॉजी। तो चौथी पीढ़ी में ये इस्तेमाल हो गया था जहाँ पर Apple II, VEX 9000 और Cray 1/2 ये कंप्यूटर। और जो फिफ्थ जनरेशन है वो 1988 से प्रेजेंट है। यहाँ पर हम अल्ट्रा लार्ज स्केल ULSI टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो चौथी पीढ़ी में VLSI और पांचवी में ULSI। ULSI का मतलब हो जाता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये काफ़ी पावरफुल है यहाँ पर। और इसके अंदर IBM, पेंटियम और परम इन सबको इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है, यानी समांतर और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो तारों का जो समूह होता है उसको बस बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो बस के द्वारा जो है सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं मदरबोर्ड के अंदर जो होती हैं वो बस होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बस। यहाँ पर डेटा केबल नहीं होगा, कई बार गलती से बच्चे डेटा केबल कर देते हैं, तो इसका सही जवाब होगा बस। तो यहाँ पर जो बस होती है पैरेलल बसेस वहाँ पर मदरबोर्ड के अंदर होती है, वो डेटा वर्ड्स को कैरी करती हैं पैरेलल और मल्टीपल वायर्स। और अ सीरियल बस विच कैरी डेटा इन अ बिट ऑफ सीरियल फॉर्म। और यहाँ पर ये जो है ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स को, कंट्रोल सिग्नल्स को कंप्यूटर में कंट्रोल बस के थ्रू ट्रांसमिट करती है। उसको हम बस बोलते हैं या फिर कंट्रोल बस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि बसेस के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। तो पैरेलल फॉर्म में यहाँ पर डेटा का ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। तो यहाँ पर वेब ब्राउजर है वो नहीं, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर ओपेरा वेब ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर होता है, सफारी जो एप्पल में यूज होता है वो होता है। तो कौन सा नहीं है, जीमेल नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीमेल। तो देख लेते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है मोज़ेक है, ये फर्स्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर था जो कि 1993 में रिलीज हुआ था। तो ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिससे हम क्या वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हैं। www जहाँ पर हम इंटरनेट चलाकर वर्ल्ड वाइड वेब पर पेजेस को ब्राउज कर सकते हैं। और अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो उसको डेवलप किया गया था 1990 में। किसने किया था वो भी आपको ध्यान में रखना है, टिम बर्नर ली ने, है ना। वो नेक्स्ट कंप्यूटर के लिए, यहाँ पर नेक्स्ट कंप्यूटर कंपनी थी उसके लिए इसने बनाया था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो सर्चिंग टूल है इंटरनेट पर वो आर्ची है। ये इस पर भी प्रश्न आ जाता है कि फर्स्ट टूल यूज्ड फॉर सर्चिंग कंटेंट, तो यहाँ पर आर्ची हो जाएगा। और पॉपुलर वेब ब्राउजर्स की बात करें तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम, विवाल्डी हो गया, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, नया है विवाल्डी, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप ब्राउजर, यूसी ब्राउजर और इसके बाद स्लिम ब्राउजर, उसके बाद टॉर ब्राउजर, ये सब इंपॉर्टेंट ब्राउजर्स हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न है
निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है? चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित यहाँ पर बताना है, तो जो सबसे सही जो इसका जवाब है वो शल्य चिकित्सा में सहायता देना हो जाएगा, जो भी ऑप्शन है उसके अंदर। तो टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन द सर्जरी, तो सर्जरी के अंदर असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए इसकी एप्लीकेशन, वैसे काफ़ी एप्लीकेशनों में मेडिकल की काफ़ी एप्लीकेशन में कंप्यूटर का यूज़ होता है, पर यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर ज़्यादा सही शल्य चिकित्सा में सहायता देना हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर के वर्ग श्रेणी में नहीं है? तो कंप्यूटर के जो टाइप्स होते हैं तो उसके अंदर आप जानते ही हो कि माइक्रो कंप्यूटर टाइप हो गया, मेन फ्रेम हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया। पैरेलल कंप्यूटिंग कोई कंप्यूटर का टाइप है नहीं, तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा पैरेलल कंप्यूटर, पैरेलल कंप्यूटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहा है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से टाइप होते हैं, तो इसके अंदर सुपर कंप्यूटर हो जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाता है, मिनी कंप्यूटर हो जाता है, वर्क स्टेशन, और यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन यहाँ पर कंप्यूटर के टाइप हो जाते हैं। उसके अलावा मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम ये इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण का उपयोग तापमान और आर्द्रता को फीड इनपुट करने के लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में अगर हमें कोई भी डेटा कलेक्ट करना हो बाहर से, जैसे तापमान हो गया, मॉइस्चर हो गया, है ना, और उसके अलावा और भी दूसरे कोई पैरामीटर अगर हमें कलेक्ट करने हैं, जैसे प्रेशर हो गया, वेलोसिटी हो गई, तो कोई भी ऐसा करना है तो उसके लिए हमें सेंसर्स की जरूरत पड़ती है। सेंसर से हम मेजर कर सकते हैं। सेंसर जो भी बाहर का जो फिजिकल फिनोमेना होता है, भौतिक जो पैरामीटर्स होते हैं उनको मेजर कर लेता है सेंसर्स, और हमें इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे देता है, जिससे हम कंप्यूटर पर उसकी क्या कर सकते हैं, उसकी हम गणनाएं कर सकते हैं आसानी से। तो उसके लिए सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा भी कहा जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पर सबसे सही जो जवाब है वो विभिन्न कंप्यूटरों को अनाधिकृत उपागम को रोकने के लिए। तो साइबर सिक्योरिटीज इसीलिए ज़रूरी है कि कोई हमारे कोई चीज़ हैक नहीं कर ले कंप्यूटर के अंदर, या हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा कहा जाता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जिसको हम यूज़ करते हैं, स्टॉप अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू वेरियस कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर में किसी का जबरदस्ती घुसने से रोकने के लिए, डिजिटल अटैक से रोकने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम, नेटवर्क्स एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम डिजिटल अटैक्स। तो यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट एन ऑडियो फाइल वैलिड एक्सटेंशन। तो यहाँ पर हमें कुछ एक्सटेंशन दे रखे हैं, फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। तो MP3 बिल्कुल ऑडियो फाइल का है, वेव है, मिड है, ये ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन। कौन सा नहीं है, .rar नहीं है, ये किसका होता है, जिप फाइल का होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा .rar। उसके बाद यहाँ पर हम सारे फॉर्मेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के फॉर्मेट क्लासिफाइड होते हैं, लूसी कंप्रेस्ड फॉर्मेट, अनकंप्रेस्ड फॉर्मेट और लॉसलेस कंप्रेस्ड फॉर्मेट। तो यहाँ पर लॉसी कंप्रेस्ड फॉर्मेट में आ जाएंगे PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है। WAV आपको फुल फॉर्म भी ध्यान में रखने हैं, WAV का हो गया वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। तो यहाँ पर वेव फॉर्म ऑडियो वेव फाइल फॉर्मेट, यहाँ पर वेव फॉर्म हो गया। उसके बाद ये AIFF भी पूछ लिया जाता है, तो इसका हो गया ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ पर अनकम्प्रेस्ड में हो जाते हैं MP3, MPG 1 लेयर, ऑडियो लेयर 3, फिर AAC हो जाता है एडवांस ऑडियो कोडिंग, आपको ध्यान में रखना है, और WMM में विंडोज मीडिया ऑडियो ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो लॉसलेस कंप्रेशन फॉर्मेट हो जाते हैं उसके अंदर फ्लैग हो गया, फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक हो गया, ALAC हो गया, एप्पल लॉसलेस ऑडियो कोडेक हो गया जाएगा, मिड हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो मिड कई बार पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, यहाँ पर मिड हो गया, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद WM हो जाएगा विंडोज मीडिया ऑडियो, तो आपको ध्यान में रखना है। और जो रेयर फाइल होती है वो कंप्रेशन के लिए यूज की जाती है। जैसे कोई फाइल आपको कंप्रेस करनी है, उसका साइज छोटा करना है, तो उसको जो फॉर्मेट होता है वो रार फाइल के फॉर्म में बन जाता है, जिसको हम जिप फाइल भी कहते हैं। जिप फाइल्स बनाने के लिए रार जो जिप करते हैं उसी को रार फॉर्मेट बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि इसको हमें यहाँ पर एक संख्या दे रखी है, ये 2 बेस है, तो ये बाइनरी में दे रखी है, इसको हमें 8 बेस मतलब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, तो इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पर 56 हो जाएगा ऑक्टल में जब कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरीके से करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ऑक्टल के फॉर्म में क्या है कि हम 3-3 के पेयर बना देते हैं। तो हमने यहाँ से 3 का पेयर ये बना दिया, 3 का पेयर ये बना दिया, तो 3 का अलग पेयर ये बन गया। अब ये वाली जो बाइनरी डिजिट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, 6 को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 5 को। तो यहाँ पर इसका मतलब तो 5 हो गया, इसका मतलब 6 हो गया, तो इसका हो जाएगा 56। तो सबसे आसान तरीका यही है, और दूसरे भी तरीके हैं जिनसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जब बहुत जल्दी अगर हमें सॉल्व करना है तो 3-3 के पेयर ऑक्टल में बनाकर हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये छोटी सी टेबल ध्यान रखनी है, जैसे 0 के 0 और 001 के लिए 1 हो जाता है, 0102 के लिए 010 हो जाता है, 3 के लिए 011, 4 के लिए 10
और 5 के लिए 101 होता है, 6 के लिए 110 होता है और 7 के लिए 111 होता है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं और फटाफट आप है जो कन्वर्जन कर सकते हैं ऑक्टल में। उसके बाद अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है, नहीं पूछिए तो लेजर प्रिंटर बिल्कुल होती है, 3D प्रिंटर भी आजकल बहुत पॉपुलर है, इंकजेट प्रिंटर भी है, डॉट सॉलिड प्रिंटर ये कोई प्रिंटर की अभी कैटेगरी नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉट सॉलिड प्रिंटर। तो यहाँ पर प्रिंटर्स के टाइप देख लेते हैं। दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है कि वो क्या करता है, वो प्रेस करता है पेपर को और उसके अंदर क्या है कि इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर यूजिंग अ हैमर, हैमर से आवाज करता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंक रिबन का यूज करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में यहाँ पर हो जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसका एग्जांपल हो जाता है, डेजी व्हील प्रिंटर हो जाता है, लाइन प्रिंटर हो जाता है, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर्स और बैंड प्रिंटर्स, ये सब यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप आ जाते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो ये कोई भी स्ट्राइकिंग नहीं करता है, मतलब हेड या हैमर को नहीं मारता है पेपर पे। तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके जो टाइप्स हो जाते हैं, यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर्स हो जाता है जो कि कार्ट्रिज का इस्तेमाल करते हैं और इंक के लिए कार्ट्रिज का इस्तेमाल इनके अंदर किया जाता है। लेजर प्रिंटर हो जाता है, थर्मल प्रिंटर हो जाता है। तो थर्मल प्रिंटर के अंदर जो वही प्रिंटर होता है जो आपने जब पेट्रोल पंप भरवाते हैं तो आपका जो बिल निकालती है जो मशीन, या एटीएम से पैसे निकालते हैं तो बिल निकलता है, वो थर्मल प्रिंटर ही होता है। और बाकी लेजर प्रिंटर यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है जो बहुत तेजी के साथ काफ़ी पेजेस निकालता है बहुत कम खर्चे पर। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे दो तरीके के इम्पैक्ट और प्रिंट में कौन से आते हैं, नॉन इम्पैक्ट में कौन से आते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है वो है कि अरेखीय रीति में तत्वों के समूह के भंडारण के लिए किस प्रकार की अंकीय संरचना का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर पूछा है कि जो डाटा स्टोर होता है उसको किस किस तरीके से यूज करते हैं। तो इसके दो फॉर्मेट होते हैं, एक लीनियर और नॉन लीनियर। तो यहाँ पे नॉन लीनियर पूछा है, तो नॉन लीनियर यहाँ पर ट्री हो जाएगा, जो इसका जो आंसर है वो ट्री फॉर्मेट हो जाएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं। अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो दो हो जाते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अगर लीनियर में बात करें तो एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, तो लीनियर में एरे हो जाएगा, लिंक लिस्ट हो जाएगा, स्टैक हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रीज हो जाएगा यहाँ पर और ग्राफ हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, ट्रीज एंड ग्राफ, आपको नॉन लीनियर के केस में ध्यान में रखने हैं। अगला जो प्रश्न है, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। तो विशिष्ट कार्यों के लिए जो हम यूज करते हैं, मतलब स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज करते हैं, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसका सही जवाब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे एमएस ऑफिस वगैरह हो गया, हम ऑफिस वर्क करने के लिए, ऑफिस की टाइपिंग वगैरह करने के लिए यूज करते हैं। जनरल पर्पस हो गया, इसके अंदर एमएस वर्ड हो गया, फोटोशॉप हो गया, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। तो ये तो जनरल पर्पस हो गया। उसके बाद कस्टमाइज भी बना सकते हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, तो वो भी एप्लीकेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। और सिस्टम की बात करें तो जो सिस्टम जो हार्डवेयर को साथ में, मतलब हार्डवेयर की भी रिपेयरिंग करते हैं, हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन रखते हैं, वो सब हार्डवेयर से जो कम्युनिकेट करते हैं वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। उसके बाद जितने भी लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे कंपाइलर हो गया, डीबगर हो गया, ये सब भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसका एग्जांपल है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियात्मक नहीं है, मतलब प्रोसीजरल लैंग्वेज नहीं है। दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक तो प्रोसीजरल होती है, एक नॉन प्रोसीजरल होती है। तो यहाँ पर इस नॉट पूछा है, तो प्रोसीजरल लैंग्वेज यहाँ पर जो नहीं है वो है प्रोलॉग, यहाँ पर प्रोसीजरल लैंग्वेज नहीं है, ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि जो एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, उसमें ध्यान में रखना है आपको, लिस्प यहाँ पर नॉन प्रोसीजरल है, एसक्यूएल नॉन प्रोसीजरल है और प्रोलॉग नॉन प्रोसीजरल है, इन्हीं पर पूछा जाता है। और अगर प्रोसीजरल आपसे पूछ लिया जाए तो इसके अंदर जो बेसिक लैंग्वेज है, फॉर्ट्रन है, एल्गल है, सी है, कोबोल है और पास्कल है, ये सारी क्या हो जाती है, प्रोसीजरल लैंग्वेज हो जाती है। अगला जो प्रश्न है, डैश एक मेमोरी है जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचयन के लिए किया जाता है, जबकि डैश का प्रयोग आंकड़ों के स्थायी संचयन के लिए किया जाता है, जो कि परिवर्तित या मिटाए नहीं जा सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर रैम हो जाएगा, रैम यहाँ पर रैम आ जाएगा और वहां पर क्या आ जाएगा, रोम आ जाएगा। तो इसके अंदर रोम आ जाएगा। तो यहाँ पर यही पूछा है कि रैम इज मेमोरी यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पररी। तो रैम के अंदर टेम्पररी डेटा स्टोर होता है, जब तक कंप्यूटर को लाइट मिलती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है, तब तक उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डेटा उसमें से उड़ जाता है। और रोम के अंदर क्या है, डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है, जिसको हम अल्टर या डिलीट नहीं कर सकते। तो इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा, रैम और रोम। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। रैम का मतलब यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कि टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर डेटा दैट इज करेंटली बीइंग यूज्ड बाय द कंप्यूटर। रैम इज मच फास्टर देन स्टोरेज डिवाइसेस बट इट इज आल्सो मोर एक्सपेंसिव। उसके बाद रोम है। रोम क्या है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। और ये एक तरह की मेमोरी है जो कि डेटा
को स्टोर करती है। डेटा कैन नॉट बी चेंज, यहाँ पर डेटा को चेंज नहीं कर सकते। रोम इज यूज टू स्टोर डेटा दैट इज इसेंशियल फॉर द कंप्यूटर टू ऑपरेट। तो बायोस के अंदर, बायोस चिप के अंदर जो डेटा स्टोर करता है वो भी रोम चिप के अंदर ही होता है, बायोस के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बायोस रोम चिप ही होती है। तो वहाँ पर डेटा एक बार स्टोर हो गया तो उसको चेंज करना अलाउ नहीं होता है, तो वो रोम चिप के अंदर ही स्टोर होता है। अगला जो प्रश्न है वो है कंप्यूटर पद्धति का हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया सूचना प्रदान करने, आंकड़ों का सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, वह कहलाता है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अंदर जो सबसे बेस्ट है वो कुंजी पटल और माउस हो जाता है, कीबोर्ड और माउस। तो इसका सही जवाब है इनपुट वगैरह देने के लिए, सिग्नल्स देने के लिए हम कीबोर्ड या फिर माउस का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पूछा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला बिगिन विद। बहुत आसान सा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, आपको ध्यान भी रखना है। तो इक्वल्स टू के साइन से ये बिगिन होता है माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जैसे कोई फॉर्मूला आपको लिखना है तो आपको इक्वल्स टू का लगा देना है, फिर आपने यहाँ पर B1 को B2 से ऐड कर दिया B3 के, तो इसका मतलब आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और आपको क्या है कि B1 B2 B3 के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो ऐड होकर आ जाएगी। तो अगला जो है यहाँ पर विच वन इज द स्प्रेडशीट प्रोग्राम इन MS ऑफिस। MS ऑफिस का स्प्रेडशीट, तो MS ऑफिस एक पैकेज है जिसके अंदर MS ऑफिस ने बहुत सारे प्रोग्राम दे रखे हैं। तो यहाँ पर स्प्रेडशीट का पूछा, तो स्प्रेडशीट के अंदर MS एक्सेल आ जाएगा। तो ये सारे MS ऑफिस का ही पार्ट है, जिसमें MS वर्ड हो गया, MS आउटलुक हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, ये सारे MS ऑफिस के ही पैकेज हैं। और यहाँ पर स्प्रेडशीट प्रोग्राम पूछा है तो उसका सही जवाब हो जाएगा MS एक्सेल। तो MS एक्सेल उसी का प्रोग्राम है। तो ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि हम डेटा एनालिसिस के लिए करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में वो जो शीट होती है वो अरेंज होती है, और जो इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का उसको हम सेल बोल देते हैं। रो और कॉलम जहाँ पर आकर टकराते हैं, मिलते हैं, तो इस तरीके से सेल्स बने रहते हैं शीट के अंदर। तो इस तरीके के सेल्स यहाँ पर शीट के अंदर बने रहते हैं, वो क्या है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है। यहाँ पर हम कैलकुलेशन के लिए, ग्राफिक टूल्स के लिए, पावर टेबल्स के लिए, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है। कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पर जो पैन है, यहाँ पर हो गया पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन हो गया, तो ये कंप्यूटर का टाइप है। बाकी जो है वो टोपोलॉजी दे रखी है यहाँ पर, रिंग हो गया, बस हो गया और स्टार हो गया, ये कंप्यूटर की टोपोलॉजीज होती हैं। और जो नेटवर्क है यहाँ पर वो पैन हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पैन आएगा इसका सही जवाब। तो हम नेटवर्क की बात करें तो पैन हो गया, लैन हो गया, कैन हो गया, मैन हो गया और वैन हो गया। तो यहाँ पर पैन का मतलब हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, कैन का कैंपस एरिया, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि बाइनरी कोड एडिशन BCD संयोजन की गणना करें। तो 2+3 मतलब ये बाइनरी कोड में करना है, तो 2+3 आपने ऐड करके देख लो 5। तो ये 5 आया है, इसको अभी आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर दोगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको टेबल बताया था। तो 5 का जो बाइनरी होता है 101 होता है। और अभी मैंने आपको जो एक टेबल बताई थी उससे आप ध्यान भी रख सकते हो कि यहाँ पर 0 के लिए ये हो जाएगा, 1 के लिए वो हो जाएगा, 2 के लिए 010, 3 के लिए ये, और 4 के लिए ये, और 5 के लिए 101, और 6 के लिए 101, और 7 के लिए ये। इसका निकालने का भी तरीका है, पर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से तो आपको ये टेबल ध्यान रखने में ज़्यादा फायदा है। उसके बाद जो अगला है वो है इज नॉट अ बिटवाइज ऑपरेटर। तो इस तरह के प्रश्न भी CET में पूछे हैं जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग भाषा। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है। तो ये जो डॉट लगा हुआ है ये बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है, बाकी सारे क्या हैं, बिटवाइज ऑपरेटर हैं। तो यहाँ पर ये बिटवाइज ऑपरेटर है, ये भी बिटवाइज ऑपरेटर है। और यहाँ पर जो एंड बना हुआ है, एंड का साइन है यहाँ पर, एंड बना हुआ है, ये भी क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर है। तो उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं जो ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेटर की बात की हुई है। तो बाइनरी ऑपरेटर के अंदर यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर, ये रहा बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर में आपको ये सिंबल ध्यान रखना है, ये सब क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर है। ये आपको इस तरह के जो सिंबल्स हैं ये बिटवाइज ऑपरेटर आ जाते हैं। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर भी पूछ लेता है, तो ये डबल एंड हो जाता है, और यहाँ पर ये डबल हो जाता है, ये और के लिए यूज़ करते हैं और ये नॉट के लिए यूज़ करते हैं। तो जब डबल यूज़ करते हैं तो उनको लॉजिकल ऑपरेटर बोल देते हैं। तो यहाँ पर कई बार गलती हो जाती है क्योंकि दोनों के सेम साइन है। तो डबल यूज़ कर रहे हैं एक ही सिंबल को तो वो लॉजिकल ऑपरेटर है, और सिंगल उसमें यूज़ कर रहे हैं तो वो बिटवाइज ऑपरेटर हो जाते हैं। उसके बाद ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। फिर यहाँ पर टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर हो जाता है, ये टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बाद ऊपर वाले जो हैं वो यूनिनरी ऑपरेटर हो जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई आपको बतानी है। तो कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, सबसे छोटी इकाई। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंप्यूटर की वो बिट होती है। इसको बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, बिट इज अ बाइनरी डिजिट होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होना कंप्यूटर होती है। बिट कैन होल्ड, बिट के अंदर कोई एक ही वैल्यू आ सकती है, या तो उसके अंदर 0 आएगी या फिर 1 आएगी, 0 या 1 में से कोई एक आएगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो बिट्स होती है यूजली असेंबल्ड इन अ ग्रुप
ऑफ 8, तो उनको 8 ग्रुप में अरेंज होती है, तो 8 ग्रुप में अरेंज होती है तो वो बाइट बन जाती है। जब 8 बिट यहाँ पर ले लेते हैं हम, तो वो क्या है कि वहाँ पर क्या बन जाती है, बाइट बन जाती है। उसके बाद फिर अगली 1 किलोबाइट हो जाती है, उसके अंदर 1024 बाइट्स आ जाती है। 1 मेगाबाइट्स के अंदर 1024 मेगाबाइट्स, गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स, टेराबाइट्स में 1024 गीगाबाइट्स। इस तरीके से आपको यूनिट भी ध्यान रखनी है। कई बार ये तो आता ही आता है, इस तरीके यूनिट्स का तो आता ही है प्रश्न परीक्षाओं में। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस वर्ण अंकीय पूर्णांक कैरेक्टर्स और विशेष पूर्णांक कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में प्रवेश अनुमति देता है। तो किस तरीके से इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में जिसके अंदर ABCD भी हो, 1 2 3 भी हो, तो ऐसे कैरेक्टर्स को इनपुट कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जवाब यहाँ पर कीबोर्ड आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मुख्य कार्य डेटा को प्रोसेस करना ही होता है। तो यहाँ पे टू प्रोसेस डेटा, आंकड़ों का प्रसंस्करण करना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोसेस डेटा। तो यहाँ पर जो CPU का मेन कार्य होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो यहाँ पर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको प्रोसेस करना होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन में, डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना होता है। कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द सेंट्रल ब्रेन। तो इसको क्या है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सेंट्रल ब्रेन भी बोलते हैं कंप्यूटर की, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी होता है ये, तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है। तो एनिमेशन से क्या निर्धारित करते हैं, तो एनिमेशन कोई भी, यहाँ पर आपने अगर पावर पॉइंट की स्लाइड पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो किस तरीके से आएगा, अपीयर होगा, किस तरीके से चलेगा। मान लो एक आपने स्क्वायर रख दिया, तो स्क्वायर किस तरीके से अपीयर होगा, तो वो हो जाता है स्लाइड्स पे वस्तु कैसे दिखाई देती है, तो वो एनिमेशन के थ्रू होता है। एनिमेशन उसको किसी तरह की गति दे देता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा हाउ द आइटम्स इन द स्लाइड अपीयर। तो वो एनिमेशन हो जाता है, उसके अंदर थोड़ा वो चल जाता है, उड़ जाता है, फ्लाइंग करता है। तो जो भी आप एनिमेशन उस पर अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर उसी तरह का वो इफेक्ट दे देता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप इमेज में भी दे सकते हो, शेप में भी दे सकते हो, टेक्स्ट में भी दे सकते हो, किसी में भी दे सकते हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट आप जानती हो, फेसबुक है, स्नैपचैट है और एक्स जो ट्विटर है वो भी है। तो हॉटमेल नहीं है। हॉटमेल क्या है, एक मेल बॉक्स है जो कि शबीर भाटिया ने बनाया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, हॉटमेल किसने बनाया था, शबीर भाटिया ने, इसके लिए ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है वो उसमें जो यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग आ गया, फेसबुक आ गया, यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, एक्स, ट्विटर, पिंटरेस्ट, रेडिट, लिंक्डइन, थ्रेड्स और यहाँ पर ब्लॉगिंग आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यहाँ पर आपको बताना है। नॉन इम्पैक्ट तो अभी हमने देखा था, दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। मतलब जिसपे किसी भी तरह का हैमर नहीं होता है, मतलब जो पेपर पर किसी भी तरह का स्ट्राइक नहीं करता है। तो डॉट मैट्रिक्स करता है स्ट्राइक, ये इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। इम्पैक्ट डालता है, डेजी व्हील भी इम्पैक्ट डालता है, ड्रम भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेजर, जो कि एक नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी का प्रिंटर है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप यहाँ से एक बार दोबारा देखना चाहो तो देख सकते हो। अगला है कि इन पावर पॉइंट 2 काइंड्स ऑफ साउंड फाइल इफेक्ट्स दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ 2 ही तरह की यहाँ पर जो साउंड फाइल्स हैं, जनरली उनका ही यूज कर यहाँ पर हम उसमें प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो .wav हो जाएगा और .mid फाइल्स हो जाएगी। तो ये हमने देख ही लिया था पुरानी उसके अंदर कि इनका क्या फुल फॉर्म होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंटेशन के अंदर .wav और .mid का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर जो MIDI भी हो सकता है, .mid भी हो सकता है। तो इसका फुल फॉर्म हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। और MID MP3 का यूज़ कर सकते हैं। एडवांस ऑडियो कोडिंग MPG4 ऑडियो MP4 .mp4 का यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ ऑडियो वेव WAV वेव फॉर्म ऑडियो फाइल का यूज़ कर सकते हैं। WMA का यूज़ कर सकते हैं। AIFF का यूज़ कर सकते हैं। .au का यूज़ कर सकते हैं और फ्लैग का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है, द पर्पस ऑफ रन कमांड इन द स्टार्ट मेनू इज टू। रन कमांड का जो पर्पस होता है वो क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर स्टार्ट प्रोग्राम्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो प्रोग्राम चालू करना। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होता है, वहाँ पर रन कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। विंडोज़+R अगर आप दबाओगे तो रन विंडो ओपन हो जाएगी। विंडोज़+R दबाने से रन विंडो ओपन हो जाएगी और वहाँ पर आप कमांड डालकर कर सकते हो। तो वहाँ से आप डायरेक्टली कोई प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जो अगला है, फाइंड आउट द ऑड वन आउट, मतलब इसमें से जो अलग है उसको पहचानना है। तो ओरेकल एक डेटाबेस होता है, MySQL एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेस भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका सही जवाब C++ हो जाएगा, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बाकी सभी डेटाबेस के सॉफ्टवेयर हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा C, यहाँ पर D C++। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है, मतलब सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। तो इसका सही जवाब यहाँ पर असेंबलर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर कंपाइलर देना चाहिए था, इसका प्रॉपर कंपाइलर होता है, पर कंपाइलर नहीं है तो हम असेंबलर यहाँ पर मान सकते हैं, बाकी तो हो ही नहीं सकते।
तो जो असेंबलर होता है वो प्रोग्राम क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है किसको, असेंबली लैंग्वेज कोड को। असेंबली लैंग्वेज कोड को किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको असेंबलर का ध्यान रखना है। असेंबलर मतलब असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जिसको कंप्यूटर हार्डवेयर समझ सकता है। क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर ये जो इंग्लिश के वर्ड हैं यहाँ पर जो लिखे हुए इनको नहीं समझता है, तो वो मशीन कोड को ही समझता है। तो मशीन कोड में ये कन्वर्ट कर देता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद विच वन इज नॉट व्यू ऑप्शन इन पावर पॉइंट, तो इनमें से जो दे रखे हैं इनमें से कौन सा व्यू नहीं है, तो यहाँ पर स्लाइड शो व्यू नहीं होता है। तो इसका जो सही जवाब है स्लाइड शो व्यू। और कौन कौन से व्यू होते हैं वो देख लेते हैं, ये आपको ध्यान भी रखने हैं। तो पीपीटी के अंदर जो पावर पॉइंट होती है उसके अंदर नॉर्मल व्यू हो जाता है, स्लाइड शॉटर व्यू हो जाता है, नोट्स पेज व्यू हो जाता है, आउटलाइन व्यू हो जाता है, मास्टर व्यूज हो जाता है, प्रेजेंटर व्यू हो जाता है और रीडिंग व्यू हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है कि इन द CDR टाइप ऑफ CD डेटा कैन बी, तो डेटा कैन ओनली रीड वंस, राइट वंस एंड रीड मेनी टाइम्स। तो इसका जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा, राइट वंस रीड मेनी टाइम्स। एक बार राइट कर सकते हैं और उसको कई बार हम रीड कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, CD का ये जो आता है वॉर्म ही होता है, राइट वंस रीड मल्टीपल। तो इसको आपको CD रोम का जो मेन फंक्शनलिटी है वो वॉर्म के फॉर्म में डिसाइड होती है। इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मेनी डिस्क, इंक्लूड्स कॉम्पैक्ट डिस्क, रिकॉर्डेबल CDR डिस्क। These CDs can only store data once before it permanently resides there। तो यहाँ पर डेटा म्यूजिक स्टोर कर सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर। इसका जो स्टोरेज साइज की जो कैपेसिटीज होती है वो 74 मिनट्स होती है, 650 MB होती है। उसके बाद 80 मिनट्स वाली और 74 MB वाली भी होती है, 12 सेंटीमीटर का जो उसका रेडियस होता है। उसके बाद 21 मिनट और 185 MB वाली भी होती है, तो आपके ध्यान में रख सकते हो। अगला है विच प्रोग्राम हेल्प्स द यूजर टू व्यू डिफरेंट वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर अलग अलग के लिए तो हमें तो ब्राउज़र प्रोग्राम की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट पर अगर हमें देखना है तो ब्राउज़र्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें मोजिला फायरफैक्स आ गए, गूगल क्रोम आ गए, ये सब मैंने आपको बता दिया है। फिर यहाँ पर पूछा है कि डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन CPU को उपलब्ध कराने में लगता समय है। तो टाइम टेकन अ डिवाइस टू लोकेट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन मेक देम अवेलेबल टू CPU। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको यहाँ पर एक्सेस टाइम बोलते हैं। कि जब कोई भी जो डिवाइस को एक्सेस किया जाता है, कि मान लो कि एक कोई प्रिंटर है, प्रिंटर को चालू करना है तो उसको CPU एक्सेस करेगा, तो उसमें जो लगने वाला जो टाइम है उसको क्या बोल देते हैं, यहाँ पर एक्सेस टाइम बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू फाइंड एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर्स मेमोरी इज कॉल्ड अ एक्सेस टाइम। तो कंप्यूटर की मेमोरी से डेटा रिट्राइव करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोल देते हैं, एक्सेस टाइम बोल देते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग साइकिल है, यहाँ पर प्रोसेसिंग साइकिल के अंदर जो स्टेजेस होती है वो ध्यान में रखनी है। इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और आउटपुट होती हैं। डेटा स्पीड एटलीस्ट 100 MBPS फॉर डाउनलोड्स एंड 10 MBPS फॉर अपलोड यहाँ पर कंसीडर करते हैं। और जो क्लॉक स्पीड है उसको आपको ध्यान में रखना है कि गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्लॉक स्पीड को किस में मेजर करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गीगाहर्ट्ज। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है इनपुट से आउटपुट में परिवर्तित किसके द्वारा होता है। तो इनपुट से आउटपुट में परिवर्तित करने के लिए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही यूज होगी। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो इनपुट लेता है उसको प्रोसेस करता है, डेटा को और आउटपुट पे देता है। उसके बाद अगला जो है वो है शेषफल रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए MS एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए मोड फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर, एक्सेल के अंदर। ध्यान रखना है अच्छे से। अगला जो प्रश्न है कि VLOOK फंक्शन इज यूज टू, VLOOKUP फंक्शन होता है ये हम एक्सेल में यूज करते हैं। तो VLOOKUP के अंदर VLOOKUP और HLOOKUP दो फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर ये किस लिए यूज करते हैं, टू फाइंड द रिलेटेड रिकॉर्ड्स। फाइंड आर रिलेटेड रिकॉर्ड्स कहाँ पर है, ये रहा ए, फाइंड रिलेटेड मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढता है। तो ये मिलते जुलते रिकॉर्ड्स को ढूंढने के लिए हम इसका VLOOKUP फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये करता है सर्च करता है सिंगल रो और कॉलम एंड फाइंड अ वैल्यू फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अ डिफरेंट रो कॉलम। तो यहाँ पर लुकअप का फंक्शन का हम यूज करते हैं। उसके बाद कंट्रोल+Y जो है ये शॉर्टकट किस लिए यूज किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये रीडू और रिपीट और लास्ट एक्शन इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल+Y का। इसके अलावा भी ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने हैं। जिसके अंदर ओपन करना है तो कंट्रोल N, न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो कंट्रोल+N, ओपन करना है तो कंट्रोल O, इटैलिक के लिए कंट्रोल I, बोल्ड के लिए कंट्रोल V, अंडरलाइन कंट्रोल U, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A, इंसर्ट हाइपरलिंक इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल के हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए फाइंड और रिप्लेस के लिए कंट्रोल+H यहाँ पर यूज करेंगे या फिर F5 यूज कर लेंगे। स्पेल चेक ये भी इंपॉर्टेंट है, F7 यूज करते हैं। यहाँ पर कैपिटलाइज हर वर्ड कैपिटलाइज करना है तो Shift+F3 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिपीट लास्ट एक्शन के लिए F4 का यूज कर लेते हैं। हेल्प के लिए हर जगह F1 का इस्तेमाल होता है। और ट्रेजर्स के लिए जो है यहाँ पर ट्रेजर्स मतलब सिनोनिम्स के लिए यहाँ पर Shift+F7 का यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल+S का भी यूज कर सकते हैं और Shift+F12 का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही ध्यान में रखने हैं। प्रिंट डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल+P और कंट्रोल+FT का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना इसको और याद कर लेना। उसके बाद अगला है यहाँ पर
विंडोज़ के स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो हटाने के लिए किसमें पूछा है, स्थायी रूप से हटाने के लिए डिलीट अ फाइल परमानेंटली पूछ रहा है यहाँ पर। तो परमानेंटली हटाने के लिए क्या करोगे आप, शिफ्ट प्लस डिलीट मारोगे। अगर आप डिलीट करोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, रिसाइकिल बिन में चला जाएगा, रिसाइकिल हो जाएगा। वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता, रिसाइकिल बिन में चला जाता है। तो अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करना होगा। अगला जो प्रश्न है वो है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है? तो अलाउ यू टू नैरो डाउन द डेटा इन योर वर्कशीट। तो ये नैरो डाउन मतलब यहाँ पर फिल्टर्स आ जाएगा। तो फिल्टर्स है जो हमें क्या करती है, वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति दे देती है। हमें फिल्टर करके डेटा चाहिए, हमें ये चाहिए वो नहीं चाहिए, तो उसको हम फिल्टर का यूज़ करके ले सकते हैं। तो फिल्टर का यहाँ पर जो एक्सेल में जो शॉर्टकट है, अगर आपको फिल्टर करनी है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक रो को यहाँ पर देख सकते हैं, हाइड कर सकते हैं दूसरे से। तो इसके लिए हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो अगला है, इनमें से कौन सा डेटा टाइप एमएस एक्सेल में नहीं है? इनमें से कौन सा डेटा टाइप एमएस एक्सेल में नहीं है? तो यहाँ पर जो लेबल डेटा टाइप है वो एमएस एक्सेल में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है लेबल, और कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं एक्सेल के अंदर वो हम यहाँ पर ध्यान में रख लेते हैं। तो एक तो नंबर होता है, नंबर एक्सेल के अंदर डेटा टाइप हो गया, इसके अंदर फ़ोन नंबर आ जाता है, मनी हो जाती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाते हैं, फिर टेक्स्ट हो जाता है, लॉजिकल डेटा टाइप हो जाता है, एरर हो जाता है, डेट टाइम हो जाता है, हाइपरलिंक हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, ओएलई मतलब ऑब्जेक्ट लिंक इनेबल्ड हो जाता है ऑब्जेक्ट, और यस और नो का, लॉजिकल यस और नो का जो होता है, ये सारे क्या हो जाते हैं, एमएस एक्सेल के यहाँ पर डेटा टाइप हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट एवं आउटपुट दोनों के कार्य कर सकता है? इनपुट और आउटपुट का जो कार्य है वो कौन कर सकता है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो ट्रैक बॉल है ये नहीं कर सकती, क्योंकि ये इनपुट ही देता है। उसके बाद संचार डिवाइस है, संचार डिवाइस के अंदर बहुत सारे हो गए, मॉडम हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, तो बिल्कुल हाँ ये कर सकती है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। कीबोर्ड भी इनपुट होता है और माउस भी इनपुट डिवाइस होता है। तो ऐसा जो है जो दोनों काम कर सकता है, इनपुट और आउटपुट के दोनों काम कर सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके अंदर कम्युनिकेशन डिवाइस आ जाते हैं। कभी कम्युनिकेशन डिवाइस लिखा होगा, संचार डिवाइस अगर नहीं लिखा है तो मॉडम भी लिखा मिल सकता है और नेटवर्क कार्ड भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल नेटवर्क कार्ड हो जाएगा, जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों ले सकता है। मॉडम भी हो सकता है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों, क्योंकि ये सेम टाइम पे डेटा को सेंड करता है, रिसीव करता है। व्हेन यू सेंड अ वेब पेज रिक्वेस्ट, दैट्स आउटपुट। जब आप वेब पेज की रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो आउटपुट होता है, और जब आप रिसीव करते हो वेब पेज की रिक्वेस्ट को तो वो इनपुट हो जाता है। तो एक साथ इनपुट आउटपुट का ये दोनों काम मॉडम के थ्रू हो जाता है और नेटवर्क कार्ड के थ्रू भी होता है। अगला है, एमएस वर्ड में जब पेज मार्जिन अल्टर किए जाते हैं या जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता है तब कौन सी फीचर टेक्स्ट को स्वतः, तो हम कई बार वर्ड लिखते हैं लेकिन वो फिट नहीं बैठता है, वो बाहर निकल जाता है, तो ऐसे करने के लिए हम क्या वर्ड रैप फीचर का यूज़ करते हैं उसको, ताकि वो उसी के अंदर फिट हो जाए, सेम जगह पर फिट हो जाए, तो उसके लिए वर्ड रैप फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है? बायोस अभी मैंने आपको बताया था, बायोस किसका होता है, रोम का हिस्सा होता है। रोम बायोस चिप होती है जो कि हार्डवेयर मदरबोर्ड के अंदर लगी रहती है। तो इसका सही जवाब रोम हो जाएगा। और यहाँ पर बायोस का जो फुल फॉर्म है वो आपको ध्यान में रखना है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर के अंदर होती है। इसको फर्मवेयर भी बोलते हैं। हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर वो होते हैं जिसके अंदर हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग की होती है, उसको फर्मवेयर बोलते हैं। तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, और फ्लैश मेमोरी भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ से एक तो बायोस का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न बन जाता है। दूसरा ये फर्मवेयर है, तीसरा ये रोम मेमोरी है, और इसको फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है? लेआउट में मौजूद नहीं है वो आपको बताना है। तो हाँ, यहाँ पर ये मौजूद रहता है, ये मौजूद, और ये एनिमेशन नहीं रहता है। तो यहाँ पर सही जवाब एनिमेशन हो जाएगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, द वैल्यू ऑफ द बेस इज। हेक्साडेसिमल में बेस की जो वैल्यू होती है, हेक्साडेसिमल में जो बेस होता है वो 16 होता है। ऑक्टल में यहाँ पर 8 हो जाता है और बाइनरी में 2 हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही जवाब 16 हो जाएगा, ध्यान भी रखना है। बाइनरी के अंदर 2 हो गया, ऑक्टल के अंदर 8 हो गया, डेसिमल में 10 हो गया, और हेक्साडेसिमल में 16 हो गया। तो ये डिजिट्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है वो है, डीबीएमएस में डेटा को कंटेंट व स्थान की पहचान इसकी की जाती है, मतलब किसके थ्रू जैसे की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेटा डेटा जो होता है उसके थ्रू कंटेंट और इन सब की पहचान की जाती है। यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाता है डीबीएमएस। मेटा डेटा इन डीबीएमएस डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ द डेटा, मतलब स्ट्रक्चर और लोकेशन ऑफ डेटा की मेटा डेटा की हेल्प से ही पता चलता है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं? बेलनाकार सिलेंड्रिकल ड्रम होता है। तो यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल ड्रम जो होता है वो फ्लैट बेड प्लॉटर्स के अंदर होता है, और बाकी जो ऑप्शन में किसी में नहीं होता है। इसका जवाब आ जाएगा फ्लैट बेड प्लॉटर हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है कि विच फाइल विंडोज 10 में कौन सी फाइल सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो ये भी फाइल सिस्टम है। FAT का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ये भी सिस्टम है फाइल एलोकेशन का। NTFS को यूज़ किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा NTFS। तो यहाँ पर विंडोज 10 में NTFS का यूज़ किया जाता है, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यहाँ पर हो जाता है। NTFS is primarily file system for Windows and Windows Server and is used many other Windows operating system as well। अगला जो प्रश्न है कि which operator is used to absolute cell reference in MS Excel, तो MS Excel में दो तरह की सेल रेफरेंसिंग यूज करते हैं, सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं। एक तो एब्सोल्यूट हो जाती है और एक रिलेटिव हो जाती है। तो एब्सोल्यूट में हम डॉलर का साइन यूज करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। एब्सोल्यूट में रेफरेंसिंग करने के लिए डॉलर का साइन यूज किया जाता है, और आपको ध्यान भी रखनी है कि दो तरह की रेफरेंसिंग होती है, एक तो रिलेटिव होती है और एक एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज करते हैं। अगला जो है कि SDRM का जो स्टैंड्स है वो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर SDRM का हो गया सिंक्रोनस डायनेमिक, S का मतलब सिंक्रोनस, D का मतलब डायनेमिक, और फिर रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। तो अगर मेमोरी की बात करें, टाइप्स ऑफ द मेमोरी कौन सी होती है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश मेमोरी यहाँ पर होती है। प्राइमरी के भी टाइप हो जाते हैं, इसके अंदर रैम और रोम हो जाता है। रैम के अंदर भी स्टैटिक और डायनेमिक हो जाती है। रोम के अंदर PROM, EPROM, EEPROM, इन सब के फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर प्रोग्रामेबल रीड ओनली, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल यहाँ पर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ही हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी के अंदर आप जानते हो हार्ड डिस्क हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप हो जाएगा, CD, DVD, जिप और डिस्क, ये सब क्या हो जाती है सेकेंडरी। और कैश मेमोरी क्या होती है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, जो कि सीधा CPU के अंदर ही होती है, CPU के अंदर ही होती है, जो कि फास्ट एक्सेस के लिए सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, जिसको कैश मेमोरी बोलते हैं। अगला जो है वो हो गया यहाँ पर जब कोई सूचियों में डेटा बदल जाता है, वह सभी सूचियाँ अपडेट नहीं होती हैं, इसकी वजह से डैश होता है। तो ये किस वजह से होता है, तो ये डेटा जो इनकंसिस्टेंसी होती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी की वजह से ऐसा होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो मल्टीपल लिस्ट एंड लिस्ट आर होते हैं वो डाटा इनकंसिस्टेंसी होती है। तो डाटा इनकंसिस्टेंसी ऑकर्स व्हेन आइडेंटिकल डेटा, मतलब एक जैसा जो डेटा है वो जगह जगह रख दिया जाता है अलग अलग फॉर्मेट में, और डेटा मैचिंग बिटवीन फाइल्स इज अनअवॉइडेबल व्हेन डेटा चेंजेस इन सेवरल लिस्ट बट नॉट अपडेटेड। तो लिस्ट अपडेट नहीं होती, उसके इसमें डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है। अगला जो प्रश्न है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आर ऑप्शंस ऑफ, पोर्ट्रेट लैंडस्केप दो तरह के होते हैं, जैसा ये आपको स्क्रीन दिख रही है, तो ये कौन सा पेज फॉर्मेट है, ये यहाँ पर हो जाता है लैंडस्केप फॉर्मेट हो जाता है, और पोर्ट्रेट हो जाता है, अगर हम इसको सीधा कर दें, इस तरीके से सीधा कर दें पेज को, तो ये पोर्ट्रेट फॉर्मेट हो जाता है, और इसको टेढ़ा कर दें इस तरीके से, तो ये लैंडस्केप फॉर्मेट हो जाता है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो फॉर्मेट होते हैं, तो ये तो हो गया पोर्ट्रेट और ये हो गया लैंडस्केप। तो यहाँ पर जो है ये फीचर किस में मिलता है हमें, पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन के टाइप होते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आप इस तरीके से पेज को रख दोगे या फिर घुमा के रख दोगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन। अगला जो है वो है कि वो इज कंसिडर द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम में। तो यहाँ पर जॉन मैकार्थी आ जाएगा इसका जवाब, जो फादर ऑफ AI कहे जाते हैं। इसके अलावा जो इनको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कहा जाता है यहाँ पर, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा चार्ल्स बेबेज है, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। डेनिस रिची है, इनको फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। और टिम पीटरसन है यहाँ पर इज बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग 86 डॉस। 86 जो डॉस है जो बहुत पॉपुलर था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, इनके लिए टिम पीटरसन को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट कीजिए, तो कंट्रोल S, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंट्रोल+S से आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो सही जवाब कंट्रोल+S। ये इंपॉर्टेंट है, विच नंबर सिस्टम इज जनरली अडॉप्टेड इन अ टिपिकल 32 बिट कंप्यूटर, तो 32 बिट कंप्यूटर में ये नंबर यहाँ पर सिस्टम यूज करेंगे 2, इसका सही जवाब हो जाएगा 2। तो यहाँ पर टिपिकली 32 बिट कंप्यूटर यूजेस बाइनरी नंबर सिस्टम, अ बाइनरी नंबर सिस्टम दैट स्टार्टेड यूजिंग द बेस 2 न्यूमेरिकल सिस्टम। तो ये 2 न्यूमेरिकल सिस्टम का यूज करते हैं, आप जानते हो 0 एंड 1 के फॉर्म में इसको यूज करते हैं 32 बिट के केस में। उसका जो अगला जो क्वेश्चन है वो है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज कहलाता है, तो जो पेज कहलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्लाइड बोलते हैं। उसका सही जवाब हो जाएगा स्लाइड, जो पेज होता है जिस पर हम बनाते हैं प्रेजेंटेशन, उसको स्लाइड बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है डैश कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए उपयोग में आता है, तो हार्ड कॉपी के लिए जो हार्ड कॉपी निकलती है वो प्रिंटर के फॉर्म में निकलती है, जो प्रिंटर होके निकलता है उसको हार्ड कॉपी मिलते हैं, और डिजिटल फॉर्म में जो कॉपी होती है उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो हार्ड कॉपी में हो जाएगा प्रिंटर, तो इसका सही जवाब है प्रिंटर। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वाटरमार्क, वाटरमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटरमार्क जैसे आपका कोई लोगो है, यहाँ पर लोगो इसके अंदर आ जाए, लोगो यहाँ पर आ जाए, दिख जाए पेज के ऊपर, तो उसको वाटरमार्क बोलते हैं। तो वाटरमार्क हमें किस में मिलता है, डिजाइन जो ऑप्शन होता है उसके अंदर हमें यहाँ पर मिलता है। अगला जो प्रश्न है कि MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में कितने ग्रुप्स होते हैं, जो इंसर्ट टैब होता है उसके अंदर ग्रुप्स होते हैं, तो वो कितने होते हैं, तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है लेटेस्ट एक्सेल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर ये इंसर्ट टैब हो गया, तो यहाँ पर जो ग्रुप हो गए वहाँ पर ये टेबल्स हो जाएगा एक ग्रुप,
यहाँ पर इलिस्ट्रेशन दूसरा हो जाएगा, एड इन्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर चार्ट्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये मैप्स हो जाएगा, स्प्रेडशीट, फिल्टर्स और लिंक्स हो जाएगा, फिर टेक्स्ट हो जाएगा, सिंबल्स हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ग्रुप की, तो टेबल्स, इलिस्ट्रेशन, एड इन्स, चार्ट्स, टूर्स, स्पार्क लाइन्स, फिल्टर, लिंक्स, टेक्स्ट एंड सिंबल, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 10 हो जाते हैं। तो यहाँ पर 10 कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न सीईटी में पूछा गया है ये ऑब्जेक्शनेबल है, तो कोई भी मैच नहीं कर रखा है। हो सकता है ये पुराने एक्सेल के लिए पूछा गया हो, बट यहाँ पर लिखा हुआ भी नहीं है कि कौन सा वर्जन पूछा गया है। बट अभी लेटेस्ट की बात करें तो वहाँ पर कम से कम आपको 9 या 10 यहाँ पर ग्रुप मिल जाते हैं देखने के लिए। अगला जो प्रश्न है, एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए डैश कुंजी का प्रयोग होता है। अगले सेल पर जाने के लिए आपको सीधा सीधा टैब दबा देंगे। टैब का जो कीबोर्ड में बटन होता है तो वो आपको अगली उसके अंदर सेल के अंदर ले जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, कौन सी अमेरिकन कंपनी को बिग ब्लू भी कहा जाता है? तो बिग ब्लू कहा जाता है आईबीएम को, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईबीएम इज ऑल्सो नोन एज बिग ब्लू। तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है आईबीएम का आपको। तो आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो एक कंपनी है जिसका निकनेम है, उसको बिग ब्लू कहते हैं, और अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आर्मनॉक, न्यूयॉर्क में है। तो हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है, तो आर्मनॉक, न्यूयॉर्क आपको ध्यान में रखना है, इसका सही जवाब है। उसके बाद यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सा फंक्शन है, अगर राउंड फंक्शन यूज करेंगे एक्सेल का तो इसका जवाब क्या आएगा? तो इसका जो जवाब है वो 200 यहाँ पर आ जाएगा। इसका जो जवाब है वो यहाँ पर 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, राउंड फिगर करना है। यहाँ पर 1 डेसिमल, तो लेफ्ट की तरफ इसको 1 डेसिमल में राउंड करेंगे तो 1 डेसिमल में 88, यहाँ पर जो 88 है यहाँ पर ये आगे 88 से आगे कहाँ पर चला जाएगा? यहाँ पर 188, 200 पर राउंड फिगर होकर 200 में चला जाएगा, तो 200 हो जाएगा। यहाँ पर जब इसको हम राउंड करेंगे तो ये 200 में चला जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 200। तो सही जवाब है 200 जब इसको राउंड करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है, जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। तो बूटिंग प्रोसेस करता है उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर इसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सबसे पहले वो टेस्टिंग करता है, हार्डवेयर सही है, उसके अंदर मेमोरी प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है, तो उसको पावर ऑन सेल्फ टेस्ट किया जाता है कंप्यूटर की भाषा में। जब बूटिंग होती है उसके बाद सब बूट हो जाता है, सब कुछ सही होता है, तब आपकी विंडो खुलती है। वही जो सब कुछ टाइम लगता है आपकी विंडो तक पहुंचने में, उसी को पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोलते हैं, पोस्ट। तो ये परफॉर्म बाय जो फर्मवेयर, जो उसके अंदर बायो सिस्टम होता है, फर्मवेयर होता है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है हार्डवेयर में, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर, वो ये काम करता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि फाइल कंप्रेशन में प्रयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो फाइल में तो यहाँ पर विनजिप है जो सबसे पॉपुलर है, उसका जवाब हो जाएगा विनजिप। जो हम फाइल कंप्रेशन करते हैं, फाइल का साइज कम करते हैं, उसके लिए हम विनजिप का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो है वो है कि कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग कर आदान प्रदान किया जाता है? फाइल का आदान प्रदान करने के लिए हम कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जो जवाब है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पर आपके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मतलब जब हम कम्युनिकेशन करते हैं कंप्यूटर के बीच में तो हमें कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, तो उन्हीं को हम प्रोटोकॉल्स और रूल्स बोलते हैं। जैसे इसमें आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है एफटी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका पोर्ट नंबर 21 हो जाएगा। एसएसएच है यहाँ पर सिक्योर सेल हो जाएगा, पोर्ट नंबर 22। टेलनेट है पोर्ट नंबर 23। एसएमटीपी है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर 25। डीएनएस है डोमेन नेम सिस्टम, यहाँ पर पोर्ट नंबर 53। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर 80। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर 110। IMAP हो गया इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, पोर्ट 143 हो जाएगा। HTTP सिक्योर हो जाता है, इसका मतलब सिक्योर हो जाता है, और यहाँ पर ये पोर्ट नंबर 443 हो जाता है। RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, पोर्ट 3389 हो जाएगा। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल हो जाएगा। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP हो जाएगा। RARP रिजर्व हो जाएगा यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर, इसका जो पोर्ट नंबर है वो 67 हो जाएगा। दो होते हैं, सर्वर पोर्ट होता है उसमें 67 और क्लाइंट पोर्ट में 68। MTP मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। SFTP हो जाएगा सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SSL हो जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर। TLS यहाँ पर सिक्योर लेयर सिक्योरिटी हो जाएगा। E6 में यहाँ पर इथरनेट ग्लोबल प्रोपागेशन प्रोटोकॉल हो जाएगा। NTP में नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल हो जाएगा, और PPP में पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर। अगला है यहाँ पर वर्दाना इज अ टाइप ऑफ। वर्दाना क्या है? एक तरह का, ये क्या है? एक फॉन्ट स्टाइल है वर्दाना, तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। वर्दाना फॉन्ट स्टाइल है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। वर्दाना वाज अ सैंस सेरिफ टाइप का जो फॉन्ट होता है उसका ये टाइप है। इसको डिजाइन किया था मैथ्यू कार्टर ने 2000 में डिजाइन किया था। और MS ऑफिस में जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो क्या होता है? कैलिब्री होता है। और अगला जो प्रश्न है वो है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डैश फीचर चुने हुए ऑब्जेक्ट की प्रतिबिंब बना देता है। तो ये मिररिंग होता है, जो इसका प्रतिबिंब, मिररिंग नहीं होता है यहाँ पर, इसका फ्लिपिंग होता है। तो इसका सही जवाब है फ्लिपिंग। तो फ्लिपिंग होता है जो कि क्या बना देता है? मिरर इमेज बना देता है ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन।
अगला जो प्रश्न है वो है इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला पांचवा ऑपरेशन कौन सा है। तो पांचवा जो ऑपरेशन है वो कंट्रोल हो जाता है यहाँ पर। तो फिफ्थ ऑपरेशन कंट्रोल है। तो कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, फिर स्टोरेज हो जाएगा, फिर कंट्रोलिंग हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से मिलाकर ये यहाँ पर टोटल 5 ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद जो अगला है, MS एक्सेल में डेट फंक्शन का प्रयोग होता है। तो ये यहाँ पर करंट डेट डिस्प्ले करने के लिए होता है यहाँ पर। तो इसका करंट डेट डिस्प्ले आ जाएगा। तो एक्सेल द डेट फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट डेट्स एंड रिटर्न सीक्वेंशियल नंबर। तो एक सीक्वेंशियल नंबर देता है जब हम डेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है DPI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डॉट्स पर इंच है इसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जाता है। डॉट्स यहाँ पर डॉट्स पर इंच हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा डॉट्स पर इंच। तो इसका सही जवाब है ए डॉट्स पर इंच। तो यहाँ पर डॉट्स पर इंच होती है कि मेजरमेंट यूनिट होती है जहाँ पर नंबर ऑफ पिक्सल्स और डॉट्स जो कि एक इंच के अंदर फिट हो सकते हैं उसके अंदर हम डॉट्स पर इंच को मेजर करते हैं। अगला जो है, शीट के सेल कंटेंट में एडिट करने के लिए कौन से फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। तो एडिट करने के लिए यहाँ पर F2 की का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कि F2 की आप दबा देंगे तो उस सेल को आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं MS एक्सेल के अंदर। अगला जो है वो है डिजिटल सर्किट किससे बना होता है। तो डिजिटल सर्किट किससे बना होता है, लॉजिक गेट से बना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो डिजिटल सर्किट है कंप्यूटर के अंदर होते हैं, मदरबोर्ड के अंदर जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं वो सब किससे बने होते हैं, लॉजिक गेट से बने होते हैं। तो लॉजिक गेट आप ये देख सकते हो, और गेट होता है, नॉर गेट होता है, एंड गेट, नैंड गेट, एक्सऑर, एक्सनॉर, बफर, नॉट। और यहाँ पर एक यूनिवर्सल और आपको ध्यान में रखना है कि ये नैंड गेट हो गया। जो नैंड गेट है ये क्या होता है, यहाँ पर यूनिवर्सल गेट होता है। और यहाँ पर जो नॉर गेट है ये दोनों क्या है, यूनिवर्सल गेट है। इन दोनों गेट्स का, नैंड और नॉर गेट का इस्तेमाल करके हम किसी भी गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है, नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट्स आ जाते हैं। उसके बाद जो अगला है, मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कॉलम बटन का प्रयोग किया जाता है। मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाने हैं, अलग अलग कॉलम्स आपको डिवाइड करते हैं तो आपको कॉलम्स बटन पर प्रेस करना पड़ेगा। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताना है आपको। तो विंडोज NT सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उबंटू सिस्टम है, एंड्रॉयड भी, क्योंकि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। और ऑटोकैड क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जहां पर हम डिजाइन तैयार करते हैं। और कैड का मतलब यहाँ पर हो गया, कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। ये आपको ध्यान में रखना है, जहां पर हम डिजाइन तैयार करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर तो वो ऑटोकैड हो जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो नेट पर फ्री में मिल जाता है। तो यहाँ पर फायरफॉक्स है, ये फ्री में मिल जाता है, वर्डप्रेस फ्री में मिल जाता है, लिब्रे मिल जाता है फ्री में यूज करने के लिए। बट एडोब फोटोशॉप है, इसको हमें खरीदना पड़ता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो यहाँ पर नॉट एन ओपन सोर्स में आ जाएगा एडोब फोटोशॉप ही। उसके बाद यहाँ पर यही है कि ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, और जो क्लोज सोर्स होते हैं वो हमें पैसों में या उसकी सर्विस हमें लेनी पड़ती है, उसको खरीदना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है। तो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन के लिए हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन हो जाते हैं वो JPG, GIF और BMP यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा वो JPG, GIF और BMP हो जाएगा। तो यहाँ पर JPG का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। JPG का मतलब हो गया जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, GIF का मतलब हो गया ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, SVG का स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, और TIFF का हो जाएगा यहाँ पर टैग्ड इमेज फाइल, PSD का हो जाएगा फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, और EPS का हो जाएगा इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, और रॉ का हो जाएगा यहाँ पर रॉ इमेज फॉर्मेट्स। अगला जो प्रश्न है वो है, यहाँ पर आपको मिलान करना है कि बार कोड्स क्या है, OMR क्या है, MICR क्या है, QR कोड्स क्या है। तो अगर यहाँ पर हम देखें जो बार कोड्स है उसको हम किससे मिला सकते हैं। यहाँ पर जो बार कोड्स है, बार कोड्स को हम डिपार्टमेंटल स्टोर लेवल्स में हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद OMR जो शीट्स हैं उनको हम कहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, OMR शीट्स को ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के केस में यूज़ कर लेते हैं। और जो MICR हैं उनको बैंक चेक्स में यूज़ कर लेते हैं। QR जो कोड्स हैं उनको हम कहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, उसको हम यूज़ कर लेते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के अंदर। और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR है, ये क्या है कि प्रिंटेड पेज को एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम OCR का यूज़ करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। इस तरीके से आप इसको मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो QR कोड होता है उसको क्विक रिस्पांस कोड बोलते हैं। एरे ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट सीक्वेंस का एरे होता है, ये आप देख सकते हैं, ये QR कोड है जिसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट सीक्वेंस है और पिक्सल सेट ऑफ अ ग्रिड दैट स्टोर्स डेटा यहाँ पर ये स्टोर करता है एक पिक्चर इमेज के फॉर्म में। उसके बाद अगला है कि MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए कौन सा यहाँ पर वो यूज़ करते हैं। अंतिम परिवर्तन पर जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, Shift+F5 यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो MS वर्ड है 2000 के अंदर Shift+F5 का यूज़ किया जाता है। अगला है कि जो MS एक्सेल है उसके अंदर पावर के लिए क्या किसका यूज़ करते हैं, जैसे 2 की पावर 3 8 होता है। तो इसको हम एक्सेल में कैलकुलेट करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा B, पावर 2, 3।
इस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। अगला जो प्रश्न है कि NTFS जो स्टैंड करता है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, पर यहाँ पर एप्पल दे रखा है तो एप्पल ने नहीं बनाया। न्यू टेक्नोलॉजी जो फाइल सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट का है, तो उसका सही जवाब सी हो जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो एप्पल का नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला जो है उसके अंदर आपको ये कुछ यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं लाइफाई में, ये सब कुछ कंसीडर करने हैं और आपको इसका सही जवाब देना है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो सेकंड और यहाँ पर फोर्थ हो जाता है, सेकंड और यहाँ पर फोर्थ। मतलब ये तकनीक प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है और लाइफाई वाईफाई से सस्ती तकनीक होती है। तो यहाँ पर ये लाइफाई और वाईफाई से क्या होती है सस्ती, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी चीपर देन वाईफाई। और यहाँ पर ये जो तकनीक है इस विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में यूज़ करती है, विजिबल स्पेक्ट्रम। तो लाइफाई का मतलब होता है यहाँ पर, ये भी ध्यान में रखना है, लाइफाई का मतलब हो गया लाइट फिडेलिटी। ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करती है जो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के अंदर एज अ मीडियम ऑफ इंटरफेस। उसके बाद विजिबल लाइट के अंदर अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के अंदर ये करती है ट्रांसफर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये है, ये क्या है कि चीपर होती है, वाईफाई टेक्नोलॉजी से चीपर होती है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, एक फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है, तो रिलेटिव पाथ नेम इसका सही जवाब हो जाएगा, रिलेटिव पाथ नेम। तो रिलेटिव पाथ नेम से हम इसको क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए आपको PWD का ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सूचना संचार में सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है। तो नियमों का समूह प्रोटोकॉल है, वही सेट ऑफ रूल्स हो गए, उनको प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो प्रोटोकॉल्स नियम समूह होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रिंटर को प्रिंट गुणवत्ता को नापा जाता है, तो किस में नापा जाता है प्रिंटर की गुणवत्ता को, तो मैंने आपको बता दिया था, डॉट्स पर इंच और यहाँ पर पेजेस पर मिनट में मापा जाता है। तो यहाँ पर तो DPI आ जाएगा, डॉट्स पर इंच, और यहाँ पर पेजेस पर मिनट जो प्रिंटर की स्पीड होती है उसमें PPM आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है वाइल वर्किंग विद MS वर्ड विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन फाइल मेनू। फाइल मेनू में कौन सा नहीं मिलता है, तो फाइल मेनू में हमें यहाँ पर हेडर एंड फुटर नहीं मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेडर एंड फुटर। उसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न है कि एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में यह यदि वर्तमान सक्रिय सेल B4 है और आपने एंटर की दबाई है, तो एंटर की दबाएंगे तो आपको कहाँ पर ले जाएगा, तो आपको यहाँ पर ले जाएगा वो B5 सेल में, यू विल बी इन द सेल B5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यू विल बी इन द सेल B5। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि पेज फॉल्ट अकर होता है, ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में पेज फॉल्ट कब होता है, पेज फॉल्ट तब होता है जब मेमोरी में पेज प्रेजेंट ही नहीं होता है, द पेज इज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेज इज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है, डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है, नहीं ये गलत हो गया। तो डिजिटाइजर इनपुट होती है, जो हम आजकल ऑनलाइन टीचिंग में पढ़ाते वक्त ऐसे लिखते हैं, पैड के ऊपर लिखते हैं, वही डिजिटाइजर होता है जो लिखने को क्या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये डिजिटल आउटपुट नहीं है, ये इनपुट डिवाइस होता है। एक बैंक चेक अपने पहले से छपे MICR अक्षर पा सकते हैं, तो ये तो सही है, MICR होता है ये। उसके ऊपर ट्रैक बॉल तथा जॉयस्टिक माउस की तरह पॉइंटिंग युक्तियां हैं, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है ये। OCR का अभिप्राय ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन से सही है, इसका फुल फॉर्म यही होता है OCR का, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो सही है, अ डिजिटाइजर इज एन आउटपुट डिवाइस, ये नहीं होता, ये इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद अगला जो है वो यहाँ पर कंसिडर करना है हमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ MS वर्ड 2009 मूविंग अराउंड डॉक्यूमेंट्स। तो प्रेसिंग एंड टेक्स यू टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ये सही है। पेज डाउन टेक्स यू द डाउन ऑफ द स्क्रीन, सही है। कंट्रोल होम टेक्स यू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे ले जाएंगे, तो तीनों ही यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंड का क्या काम है, पेज डाउन का क्या काम है, और कंट्रोल प्लस होम का क्या काम है, ये आपको ध्यान पर रखना है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है विच कमांड विल बी यूज टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल। तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल+1 का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल+1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स कब बनाए गए थे, तो उसकी जो तारीख है वो आपको ध्यान में रखनी है, 1959 से 1965 हुई, हमने पहले देख लिया था, तो इसको 1959 से 1965 ध्यान रखना है। सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरली फाउंड इन, मतलब जो सिंगल बस स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर मिलता है, तो मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, उसके अंदर सिंगल बस स्ट्रक्चर का फॉर्मेट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। उसके बाद जो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है, साउंड फाइल फॉर्मेट बताना है हमें। तो अभी मैंने आपको बताया था WAV एक साउंड फाइल फॉर्मेट होता है, बाकी ये सारे साउंड फाइल फॉर्मेट नहीं है, ये WAV साउंड फाइल फॉर्मेट हो जाता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो नॉर्टन एंटीवायरस, नैब का फुल फॉर्म हो गया नॉर्टन एंटीवायरस। उसके बाद F फ्रंट हो जाएगा, F फ्रंट यहाँ पर हो जाएगा, तो F फ्रंट आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्या है एक तरह का एंटीवायरस यहाँ पर सिस्टम हो जाएगा, एंटीवायरस सिस्टम आपको इसके लिए ध्यान में रखना है। उसके बाद मैक कैफे है, ये भी आपका क्या है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेडोरा।
तो इसके लिए आपको फेडोरा ध्यान में रखना है कि जो फेडोरा होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर ये लाइनेक्स का एक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्जन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेडोरा, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनेक्स बेस्ड। उसके बाद अगला है कि यहाँ पर हिडन फॉर्मेट सिंबल्स कैन बी व्यूड बाय। हिडन फॉर्मेट सिंबल को हम इसकी तरह से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट दबा कर हम देख सकते हैं, सही है। अ लाइन ब्रेक कैन बी इंसर्टेड बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर, ये गलत हो जाता है, यहाँ पर कंट्रोल नहीं आएगा शिफ्ट आएगा, शिफ्ट प्लस एंटर का हम प्रेस कर सकते हैं लाइन ब्रेक। तो इसका जो सही जवाब है वो ओनली 1 हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब है वो ओनली 1। अगला जो प्रश्न है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड पेयर। तो इनवैलिड पेयर यहाँ पर हमें बताना है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर्स, तो सही है। यहाँ पर ये लाइन प्रिंटर्स के अंदर ड्रम प्रिंटर आ जाता है, पेयर प्रिंटर के अंदर लेजर प्रिंटर आ जाता है, ये गलत हो जाएगा। 132 कॉलम प्रिंटर्स में इंकजेट प्रिंटर नहीं होता है, तो इसका सही जवाब है डी, 132 कॉलम इंकजेट प्रिंटर। तो साथियों, ये थे अभी तक के सीईटी एग्जामिनेशन में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार आप इनको देखकर जरूर जाना, जिससे आपको 10+2 के एग्जामिनेशन में और आने वाले जो भी आपके एग्जामिनेशन है काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, तो आपको उनमें ज़रूर मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। आपको मैं सारी सीरीज़ यहाँ पर करा दूंगा, अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे, तो मैं आने वाले दिनों में जो साइंस की सीरीज़ है, कंप्यूटर का ये हो ही गया, साइंस का मैराथन क्वेश्चन है 10+2 के लिए, और उसके अलावा जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सारी सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बट आपको ये है कि मुझे आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि चैनल अभी छोटा है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए टाइम पर जो भी एग्जामिनेशन होंगे उन सबका अच्छी क्वालिटी का जो एग्जामिनेशन मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।